नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष विषयक साहित्य प्राकृत वाङ्मय के संदर्भ में इस विषय पर आज चर्चा करने जा रहा हूं कि प्राकृत वाङ्मय में ज्योतिष विषयक साहित्य क्या है, कौन कौन सा साहित्य लिखा गया है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे साहित्य के विषय में आपसे आज चर्चा करेंगे। मूल बात हम अगर देखें कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है हमारी, उस भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हमारा प्राकृत साहित्य है, प्राकृत साहित्य को हम अगर देख रहे हैं वर्तमान में, तो आज हमें प्रासंगिक दिखाई दे रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के चिंतन की प्रासंगिकता पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूर्व काल से अधिक उसकी प्रासंगिकता आज के समय में हमें प्रतीत होने लग गई है। विज्ञान और तकनीक के कारण पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता और महत्व निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। यद्यपि भारतीय ज्ञान परंपरा में ये पहले से ही विज्ञान, ज्ञान और तकनीक पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे, या वर्तमान में आज हम उसे उस दृष्टि से देखना हमने प्रारंभ कर दिया है। दो ही कारण हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति की श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा की शास्त्र परंपरा और उसमें वर्णित जीवन पद्धति ने भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रारंभ से ही समृद्ध बना करके रखा हुआ था, और आज हमें वे सभी तथ्य, बातें, कारण और उसमें वर्णित समाधान आज हमें वर्तमान में समसामयिक लगते हैं, जिससे हमारे आचार्यों की दूरदर्शिता का पता चलता है। जैनाचार्यों ने आगम, साहित्य, संस्कृति, समाज, भाषा, भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, भूगोल, खगोल, गणित, ज्योतिष, रसायन, कृषि, वास्तु, आयुर्वेद, नाट्य, अस्त्र शस्त्र, युद्ध कला, विमान विद्या, शल्य चिकित्सा, मानव एवं पशु चिकित्सा, प्राणी मात्र के लिए कार्य किया है। शिक्षा शास्त्र, अनेक शिक्षा नीतियां हमारे प्राकृत वाङ्मय में भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध कर रही है। नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, पर्यावरण, भाषा शास्त्र, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, संगीत, धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि क्षेत्रों का साहित्य प्राकृत वाङ्मय में भरा पड़ा है। और उस प्राकृत वाङ्मय को संस्कृताचार्यों ने संस्कृत में निबद्ध करके संस्कृत की उस समसामयिकता को भी उन्होंने प्रकट किया है, और संस्कृत आचार्यों का अनुकरण करके, जो कि जो प्राकृताचार्य थे, प्राकृताचार्यों के ग्रंथों पर संस्कृताचार्यों ने टीका ग्रंथ, वृत्ति ग्रंथ, विवरणिकाएं प्रकाशित की, लिखी, लेखन कार्य किया, जो प्राकृत ग्रंथों में वर्णित था। और जो संस्कृत में है, संस्कृत के ग्रंथों पर हिंदी में, हिंदी भाषा में अनेक पुस्तकें, अनेक ग्रंथ आज हिंदी के अतिरिक्त भी भारतीय भाषाओं में विपुलता के साथ उपलब्ध है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपसे ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ पर, परिभाषा पर बात करूंगा। ज्योतिष शास्त्र की विकास पर, उसके काल पर, विभाजन पर, ज्योतिष लोक का सामान्य निर्देशन क्या है, सामान्य निर्देश क्या है, ज्योतिष लोक कहाँ है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष शास्त्र की परंपरा और ग्रंथों की विषय वस्तु सहित सामान्य परिचय पर प्रकाश डालूंगा। मुख्य रूप से मैं अभी इस लेक्चर में मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में निबद्ध ग्रंथों का परिचय
दूंगा। इसकी व्युत्पत्ति और अर्थ के विषय में हम बात करेंगे और ज्योतिष शास्त्र के जो बीज ग्रंथ है, कहाँ कहाँ ज्योतिष शास्त्र के प्रारंभिक रूप पर हमें उसकी प्राप्ति होती है, यह बात भी हम आपसे करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति के विषय में हम अगर देखते हैं तो एक सूत्र बहुत प्रचलित है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्रम से की गई है, जिसमें सूर्य ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष कहा गया है। इसमें ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि ज्योति पदार्थों का स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थिति, समस्त घटनाओं का निरूपण एवं ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और संचारानुसार शुभाशुभ फलों का कथन किया जाता है। नवमंडल में स्थित ज्योति संबंधी विविध विषयक विद्या को ज्योतिर्विद्या कहा गया है। प्राचीन जैनागम में ज्योतिषी के लिए जोई संग व्यू शब्द प्रयोग में आया है और प्रश्न व्याकरणांग में जोईसिया देवा का प्रयोग होता है। आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र की चतुर्थ अध्याय में ज्योतिष शास्त्र विषयक सूत्र हमें प्राप्त होते हैं और वो ज्योतिष शास्त्र विषयक जो सूत्र हैं, वह सूत्र हमारे लिए जो प्राप्त हो रहे हैं उनमें मुख्य रूप से ज्योतिषी देवों के भेद की बात कही गई है। वह भेद जो है वह उसमें कहा गया है कि ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ये चौथे अध्याय का 12वां सूत्र है। जो सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, प्रकीर्णक और तारे, इनके भेद से ज्योतिषी देव पांच भेद वाले हैं, जो कि देवों के भेद चतवार सूत्र में देवास चतुर्निकाया ये सूत्र आप देख सकते हैं। देवों के 4 भेद बतलाए गए। वैदिक परंपरा के अनुसार देवों के अलग अलग भेद बतलाए गए हैं। अंतरिक्ष स्थानीय, द्यू स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय आदि देवताओं के जो भेद किए गए हैं वो भेद अलग हैं और ये जैन ग्रंथों के भेदों को इसमें वर्णित किया गया है। कुछ भेद अंतर्भूत भी हो जाएंगे। वैदिक परंपरा का हम अगर एक शोध का विषय है कि जैन देवतावाद और वैदिक देवतावाद ये ज्योतिष का, ये रिसर्च का विषय बन सकता है, शोध का विषय बन सकता है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, वे ज्योतिषी देव क्या करते हैं, सुमेरु आदि पर्वत जो हैं उस पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, नित्य गतिमान रहते हैं मनुष्य लोक में। यह बात कही गई है और मुख्य रूप से हम अगर देखते हैं तो जो ज्योतिषी देव हैं उन ज्योतिषी देवों के भेदों की बात यहाँ की गई और ज्योतिष शास्त्र का विकास, जो तत्कृतः काल विभागा, जो काल का विभाग करते हैं उन्हें ज्योतिषी देव कहते हैं। तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे, ये सभी मेरु की प्रदक्षिणा करके अपनी गति से काल का विभाग करते हैं तो ज्योतिषी देव कहलाते हैं। चूंकि इस सूत्र में हमें ज्योतिष शास्त्र की बात मिलती है कि सबसे पहले काल का विभाग किया गया और ज्योतिष शास्त्र का विकास अनुष्ठान काल निर्धारण हेतु ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ। खगोलीय गणनाओं के संपादन में गणित का विकास हुआ तो ग्रहों के भेद हेतु त्रिकोणमिति का तथा वेदी और प्रासाद के निर्माण के लिए वास्तु शास्त्र की आवश्यकता पड़ी। ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंदत्रयाधिष्ठितम, भारतीय ज्योतिष को परिभाषित करने का क्रमिक प्रारंभ 3 स्कंद अर्थात होरा, सिद्धांत और संहिता, इन तीनों भेदों में विभाजित किया गया, लेकिन जिनका विस्तार 5 स्कंदों अर्थात पूर्व के 3 स्कंद और शास्त्रकारों ने प्रश्न शास्त्र और शकुन, इन 2 को और जोड़ करके कुल मिलाकर के 5 स्कंद बना दिए। होरा वह है, होरा शब्द की उत्पत्ति अहोरात्र शब्द से है, जिसमें आदि आ और अंतिम शब्द त्रा का लोप कर देने से होरा शब्द बनता है और ज्योतिष के इस स्कंद के अंतर्गत जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के फलाफल का निरूपण जातक के जन्म नक्षत्र और जन्म लग्न के आधार पर किया जाता है।
तो फलित ज्योतिष को जातक अथवा होरा कहा जाता है। सिद्धांत की बात करें तो ज्योतिष के जिस स्कंद में कल्पकाल की गणना, सौर चंद्रमास प्रतिपादन, ग्रह का प्रतिपादन, ग्रह गति, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और उनका निरूपण, यंत्रों का निर्माण, उनकी विधि, दिक देश, अक्ष क्षेत्र, अर्हगण, व्यक्त अव्यक्त गणित, ग्रह गणित आदि का वर्णन किया जाता है, वह सिद्धांत ज्योतिष कहलाता है। संहिता, इस स्कंद में भूमि शोधन, दिक साधन, शल्य शोधन, शल्य उद्धार, गृह प्रवेश, जलाशय निर्माण, मांगलिक कार्यों के मुहूर्त, उल्कापात, वृष्टि ग्रहों के उदय, अस्त, ग्रहाचार, ग्रहण आदि का फल विचार, शकुन आदि का विमर्श किया जाता है, वो संहिता। इसके अंतर्गत हम ऋतु विज्ञान, स्थापत्य विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषय को भी हम इसके अंतर्गत अंतर्भूत करते हैं। प्रश्न शास्त्र, इस स्कंद के अंतर्गत प्रश्नाक्षर सिद्धांत, प्रश्न लग्न सिद्धांत, स्वर विज्ञान सिद्धांत में विभाजन किया जाता है। प्रश्न के अक्षर के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। प्रश्न काल को गणित करके उसकी लग्न बना करके और लग्न के फल के माध्यम से उनके प्रश्नों के समाधान दिए जाते हैं। स्वर विज्ञान सिद्धांत में विभाजित करके प्रश्नों के तत्काल फल का कथन किया जाता है, ये प्रश्न शास्त्र। शकुन शास्त्र, यह स्कंद संहिता के स्कंद में, जो स्कंद संहिता के स्कंद में अंतर्भूत था, जो 10वीं शताब्दी के बाद स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ, जिसके अंतर्गत शकुन, अपशकुन, अरिष्ट आदि का विचार किया जाता है। यहाँ मैंने पूर्व में स्वर विज्ञान की बात कही, जिसमें चंद स्वर है, सूर्य स्वर है, नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है आदि सबका वर्णन उसमें दिया जाता है। और जो शकुन शास्त्र है, इसमें शकुन, अपशकुन, स्वप्न का फल आदि ये सब वर्णन इसमें शकुन शास्त्र में मिलता है। जो तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती हैं, उन 16 स्वप्नों का फल भी इसी में है। जो जनसामान्य लोग स्वप्न देखते हैं, उन स्वप्नों का फल भी इसी में है। और ज्योतिष शास्त्र के बीज हमें अवसर्पण काल से में प्राप्त हो जाते हैं। उत्सर्पण काल, क्योंकि ये काल का विभाजन जो तिलोपणति नामक ग्रंथ है, उसमें सृष्टि के काल चक्र को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कल्प काल कहा जाता है। इसके 2 भेद हैं, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। इसमें हम देखते हैं तो आदि काल के अंत में ज्योतिष के गणित सिद्धांत और फलित का विकास होना प्रारंभ हो गया था, जिसमें प्रारंभ में ग्रह, नक्षत्र और तारों के स्वरूप, जिसका वर्णन तिलोपणति, त्रिलोकसार, जैन पुराण ग्रंथ, कोश ग्रंथ और अथवा शकुन शास्त्र, प्रश्न शास्त्र आदि में वर्णन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र केवल फलित ज्योतिष नहीं है। भारत में इसके अंतर्गत ग्रहों, उपग्रहों की स्थिति, काल, उनकी गणना, ग्रहों का प्रभाव आदि पर विस्तृत अध्ययन किया गया है और यह काल गणना सटीक रही है। भरत क्षेत्र के उत्सर्पण काल में ज्योतिष विषयक चर्चा का तिलोपणति ग्रंथ में वर्णन प्राप्त होता है कि उस समय जब भोग भूमि चल रही थी, तब कल्प वृक्षों की व्यवस्था थी। उस समय परिश्रम नहीं करना पड़ता था मनुष्यों को, जिसमें भोजनांग, पानांग, तुर्यांग, वस्त्रांग, आभूषणांग, भवनांग, ज्योतिरांग, तेजांग आदि ये सब इनकी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में 10 कल्प वृक्ष समर्थ थे। कृतिकाल के अंत में कर्म भूमि प्रारंभ होती है और सभी जीवों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना प्रारंभ हो जाता है। तब इस काल में प्राणियों को अपना अपना जीवन यापन करने की शिक्षा प्रदान करने के लिए 14 कुलकरों का जन्म होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है। तो यहाँ हमें बीज प्राप्त होते हैं तिलोपणति ग्रंथ में कि वहां ज्योतिष की जो चर्चा की गई, वहां पर प्रतिश्रुति कुलकर ने सूर्य चंद्रमा संबंधी शंकाओं का, जब तेजांग नाम का कल्प वृक्ष की वह कांति समाप्त होने लग गई और उसमें करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान वो नक्षत्र, सूर्य, तारे आदि की कांति का संहरण करते थे, परंतु कर्मभूमि के प्रारंभ में प्रतिश्रुति नाम कुलकर के समय में तेजांग कल्प वृक्ष के मंद होने से अचानक से चंद्र और सूर्य दीप्तिमान हो उठे, क्योंकि ये तो पहले से सृष्टि में थे लेकिन दीप्तिमान हो गए, चंद्र सूर्य दिखाई नहीं देते थे, लोग व्याकुल हो उठे। तब प्रतिश्रुति नाम के कुलकर ने सूर्य चंद्र संबंधी शंकाओं का जनसामान्य को ज्ञान प्रदान किया और उनका समाधान किया।
तथा प्रतिश्रुति कुलकर की आयु पूर्ण होने पर सरमती नामक द्विती कुलकर ने जब संध्या काल आई तो तारागणों का उदय भ्रमण का उपदेश उन्होंने दिया, क्योंकि उस समय तारे निकलना प्रारंभ हो गए। वहां गाथाओं में कहा है कि पढ़ सुध नामो कुल करो पुरी पुरिसो ये दान देई अभय गिरम तेजांग कालवसा संजादा मंद किरणों घा। ये 432वीं गाथा है। 441वीं गाथा में सरमती कुलकर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। सम्मति नामो कुलकर पुरुषो भीदान देही अभय गिरम ते यांगा कालवसा निमूल पणट किरणोघा। और सरमती नाम के कुलकर कह रहे हैं तेणम तेण तम्मम पित्थर दितारा मंडलम पी गयण तले तुम हाणम नत्थि किंचिवी ए दान दिशाए भय हेतु। इसमें भय की बात नहीं है। यहाँ वैज्ञानिकों ने इस बात को जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जब इन कल्प वृक्षों में ज्योति थी, तेज था, इनके अंदर विद्युत का सद्भाव होना निश्चित है, तब इस आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों ने शोध किया कि वृक्षों में विद्युत होती है। तो सन 1967 में और 1987 के शोधों में पाया गया कि कदली वृक्ष, बांस वृक्ष और बेर वृक्ष आदि 10 वृक्षों के नाम हैं। इनमें विद्युत रिकॉर्ड की गई, इनमें बिजली का संघनन पाया गया और बिजली इनमें पाई जाती है। ये इस ज्योति और तेजांग नाम के कल्प वृक्षों के आधार पर शोध किया गया। हम देखते हैं ये जेआई है, जेन इंटेलिजेंसी है। वर्तमान में भारत एआई की बात करता है, हम जेआई की बात कर रहे हैं, जेन इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं। ये जैन शास्त्रों में, प्राकृत वांग्मय में भरा पड़ा है। बस खोलने की बात है, बस पढ़ने की बात है। बस इसे खोलिए और जैन इंटेलिजेंसी को और मजबूत करिएगा। कदली वृक्ष में जो फल लगते हैं, केले के वृक्ष, क्योंकि कदली फल को केला कहा गया है, तो केले की जो गहर निकलती है जिसमें केले लगते हैं, जब बादल गरजता है, बिजली चमकती है, तब केला और वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बांस की स्थिति होती है, ज्यों ज्यों बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, बांस का वृक्ष ऊंचा उन्नति को प्राप्त होता है। ऐसे बेर वृक्ष के साथ तो वैज्ञानिकों ने पाया कि बिजली पाई जाती है। ये जेआई है। आगे की बातें हम अगले लेक्चर में आपसे और करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। ऐसी अनेक जानकारियां लेकर के आपके बीच में निरंतर उपस्थित होता रहूंगा।